सुप्रभात बेटा। आज का अपना जो अध्याय है वो अध्याय रहेगा नागार्जुन। आज अपन नागार्जुन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले नागार्जुन का अपन परिचय देखेंगे। तो जो नागार्जुन का जो जन्म था, इनका जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में। कवि नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? 1911 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनका मूल नाम था वो था वैद्यनाथ मिश्र। इनका मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था। ये 1936 में लंका गए थे और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कौन सा धर्म अपना लिया था इन्होंने? बौद्ध धर्म अपना लिया था। कब अपनाया था? 1936 के अंदर। 1936 में श्रीलंका गए थे और लंका जाकर के उन्होंने अपना जो धर्म था वो परिवर्तित कर लिया था। ये थे वो हिंदी साहित्य में नागार्जुन के नाम से तथा मैथिल भाषा में यात्री उपनाम से रचनाएं लिखते थे। यानी इन्होंने हिंदी में भी लिखा है और हिंदी के साथ साथ मैथिल के अंदर भी इन्होंने लिखा है। हिंदी के अंदर ये नागार्जुन के नाम से रचनाएं लिखते थे, जबकि मैथिल के अंदर हैं ये यात्री उपनाम से रचनाएं लिखा करते थे। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो संस्कृत पाठशाला के अंदर हुई थी। उसके बाद उस अध्ययन के लिए ये मुंबई, कोलकाता आदि शहरों के अंदर चले गए थे और वहीं पर उन्होंने अपना अध्ययन सुचारू रूप से किया था। इनका जो संपूर्ण कृतित्व है, इनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन के नाम से 7 खंडों में है। नागार्जुन के नाम से इनका संपूर्ण जो रचनाएं हैं वो 7 खंडों में हैं। नागार्जुन रचनावली के नाम से इनको अनेक पुरस्कार भी मिले हैं और पुरस्कारों में है दिल्ली का शिखर सम्मान, दिल्ली का शिखर सम्मान इनको मिला हुआ है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश का, यूपी का भारतीय सम्मान आदि भी इनको क्या मिले हुए हैं? सम्मान मिले हुए हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं के अंदर देखते हैं। इनकी रचनाएं हैं युगधारा रचनाएं,
सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, ऐसा क्या कह दिया मैंने, तुमने कहा था, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, आदि इनकी प्रमुख क्या हैं, रचनाएं हैं। युगधारा है, सतरंगे पंखों वाली है, हजार हजार बाहों वाली, ऐसा क्या कह दिया मैंने, तुमने कहा था। इसके अलावा भी तालाब की मछलियां हैं, पुरानी ज्योतियों का कोरस है, तालाब की मछलियां, पुरानी ज्योतियों का कोरस, कोरस आदि इनकी क्या हैं, प्रमुख रचनाएं हैं। दोबारा देखते हैं, इनका जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा गांव के अंदर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इनका मूल नाम था वो वैद्यनाथ मिश्र था। ये 1936 में लंका गए और वहाँ पर जाकर के उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म के अंदर ये दीक्षित हो गए थे। हिंदी साहित्य में नागार्जुन के नाम से कविताएं लिखा करते थे, जबकि मैथिल के अंदर ये यात्री उपनाम से कविताएं लिखा करते थे। इनका संपूर्ण कृतित्व है नागार्जुन रचनावली। नागार्जुन रचनावली के नाम से 7 खंडों के अंदर विभक्त है। इनको दिल्ली का शिखर सम्मान, यूपी का भारत भारती सम्मान आदि पुरस्कार भी मिले हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं के अंदर युगधारा है, सतरंगे पंखों वाली है, हजार हजार बाहों वाली, ऐसा क्या कह दिया मैंने, तुमने कहा था, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, तालाब की मछलियाँ और पुरानी ज्योतियों का कोरस आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनकी मृत्यु हुई थी 1998 ईस्वी को। 1998 ईस्वी को इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ये इनका सामान्य से क्या है, परिचय है। अब इनकी 2 कविताएं यहाँ पर संकलित की गई हैं। पहली कविता है कल और आज, उसको अपन पढ़ेंगे। देखो बेटा, कविता है कल और आज। कल का समय है वो था ग्रीष्म ऋतु के लिए, और आज का समय है वो किसके लिए है, वर्षा ऋतु के लिए। तो दोनों में किस प्रकार का अंतर प्रकृति में आ गया है, इस चीज़ को रेखांकित किया गया है कवि नागार्जुन के द्वारा कल और आज कविता में। कल की बात करेंगे तो ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे, आज की बात करेंगे तो वर्षा ऋतु की अपन बात करेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में क्या था, प्रकृति में किस प्रकार का परिवर्तन हो गया था, प्रकृति किस प्रकार की हो गई थी, और आज वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई है तो प्रकृति में किस प्रकार का परिवर्तन आ गया है। तो देखो, अभी कल तक गालियाँ देती तुम्हें हताश खेतीहर। देखो कवि क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छी इनकी ये कविता है और इन्होंने दोनों भाषाओं के अंदर लिखा है। तो कल और आज के अंदर कवि क्या कह रहा है कि अभी कल तक प्रकृति का स्वरूप ऐसा था कि जलते और तपते हुए किसानों की पत्नियां तुम्हें क्या दे रही थी, गाली दे रही थी। अभी कल तक गालियां देती तुम्हें हताश खेतिहर। हताश का मतलब निराश, कि अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण जो किसान हताश और निराश हो गए थे, उन हताश निराश किसानों की पत्नियां तुम्हें क्या दे रही थी, गाली दे रही थी। अभी कल तक धूल में नहाते थे गौरैया के झुंड, और बरसात नहीं होने के कारण, अत्यधिक गर्मी के कारण, अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए जो गौरैया पक्षी हैं, वो गौरैया पक्षी का जो झुंड था वो धूल के अंदर नहाता था और धूल में नहा करके अपनी गर्मी, अपनी तपन को मिटाते थे। अभी कल तक पथराई हुई थी धनर केतु की माटी, और अभी कल तक अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण
जो धनर के जो खेत थे, धान के जो खेत थे, उन खेतों की मिट्टी भी अत्यधिक गर्मी के कारण पत्थर के समान क्या हो गई थी, कठोर हो गई थी। अभी कल तक पथराई हुई थी धनर खेतों की माटी, कि अभी कल तक अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण खेतों की मिट्टी थी वो कैसी हो गई थी, बहुत ही कठोर हो गई थी। अभी कल तक धरती की कोख में डूब के पड़े थे मेंढक, और मेंढक थे वो मेंढक भी बरसात नहीं होने के कारण धरती की कोख के अंदर ही डूबके हुए थे, क्योंकि मेंढक कौन सी ऋतु में बाहर निकलते हैं, वर्षा ऋतु के अंदर बाहर निकलते हैं। अत्यधिक गर्मी पड़ रही थी, तो अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए जो मेंढक थे वो भी धरती की कोख के अंदर ही छुपे हुए थे। अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान, ग्रीष्म ऋतु जिसके अंदर आकाश बिल्कुल कैसा लगता है, बदरंग लगता है। तो अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण आकाश कैसा रहता है, बिल्कुल साफ रहता है, जो कैसा लग रहा है, बिल्कुल ही बदरंग लग रहा है, उदास और बदरंग लग रहा है। ये तो हो गई ग्रीष्म ऋतु। अब क्या हो गई, वर्षा ऋतु चालू हो गई, प्रारंभ हो गई है। और आज अब वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई है। ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू, और आज आकाश के अंदर अनेक बादल हैं वो उमड़ घुमड़ रहे हैं। तो उमड़ते घुमड़ते हुए बादल ऐसे लग रहे हैं मानो आकाश के अंदर अनेक सारे क्या तन गए हैं, तंबू तान दिए गए हों। इन आकाश के अंदर बादल हैं वो उमड़ने घुमड़ने प्रारंभ हो गए हैं। और आज चमका रही है पाउस रानी बूंदाबांदियों की पाई, और बरसात हो रही है। तो वो बरसात ऐसी लग रही है, उस बरसात की मधुर ध्वनि ऐसी लग रही है कि मानो कोई नायिका है अपने पैरों में पाजेब बांध रखी है। तो बरसात की जो ध्वनि है वो पाजेब की मधुर ध्वनि के समान प्रतीत हो रही है। अर्थात कहने का भाव ये है कि रिमझिम क्या हो रही है, बरसात हो रही है। और आज चालू हो गई है झिंगुरों की सेनाई अविराम, और बरसात होते ही जो झिंगुर हैं उन झिंगुरों की जो आवाज़ है वो भी सेनाई के समान बहुत ही मीठी और मधुर लगने लग गई है। झिंगुर हैं वो बोलने लग गए हैं। आगे देखते हैं, आगे देखो बेटा, आगे कभी क्या कह रहा है, और आज जोरों से कूद पड़े नाचते थिरकते मोर। वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई है, और वर्षा ऋतु प्रारंभ होते ही मोर थे वो भी ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे हैं, और क्या करने लग गए हैं, नाचने लग गए हैं। और आज जोरों से कूद पड़े नाचते थिरकते मोर, मोर हैं वो नाच रहे हैं, कूक रहे हैं, बोल रहे हैं। और आज आ गई वापस जान दूब की झुलसी शिराओं के अंदर, और जो दूब अत्यधिक गर्मी के कारण, भीषण गर्मी के कारण जल गई थी, वर्षा ऋतु के आते ही वह फिर से हरी भरी हो गई है, उसमें फिर से जान आ गई है। और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म में समेट कर अपने लाव लश्कर, और आज है वो वर्षा ऋतु है। और आज जो ग्रीष्म ऋतु है वो अपने सारे सामान को समेट करके विदा हो गया है। और कौन सी ऋतु प्रारंभ हो गई है, आपकी वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई है। ये कल और आज कविता थी, बिल्कुल सरल कविता है। कल का मतलब था ग्रीष्म ऋतु और आज का मतलब है वर्षा ऋतु। तो दोनों के समय में कितना परिवर्तन आ गया है, प्रकृति में कितना परिवर्तन आ गया है, इस चीज़ को कवि ने समझाया है। आज अब अपन दूसरी कविता देखते हैं इनकी, और दूसरी कविता है उषा की लाली। तो बेटा दूसरी कविता है उषा की लाली। यानी प्रातःकाल के समय जब सूर्य की किरणें, सूर्य की स्वर्णिम किरणें प्रकृति के ऊपर गिरती हैं तो वह सभी को किसके समान बना देती हैं, सुनहला बना देती हैं, सोने के समान बना देती हैं। तो उस घटना का, उस समय का वर्णन करते हुए कवि नागार्जुन क्या कह रहे हैं, उषा की लाली में अभी से निखर गए, अभी से सुशोभित हो गए हैं हिमगिरी के कनक शिखर। कनक का मतलब सोना। कवि कह रहा है कि प्रातःकाल के समय जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के ऊपर गिरती हैं, धरती के ऊपर गिरती हैं या चारों तरफ फैलती हैं, उस समय वो किरणें जब हिमगिरी, हिमालय पर्वत के बड़े बड़े शिखरों के ऊपर गिरती हैं तो उन बड़े बड़े शिखरों को भी किसके समान बना देती हैं, सोने के समान सुनहला बना देती हैं। उषा के समय, सुबह के समय जब सूर्य की किरणें बड़े बड़े हिम शिखरों के ऊपर गिरती हैं, बड़े बड़े पर्वतों के ऊपर गिरती हैं, तो उन बड़े बड़े पर्वतों को भी किसके समान बना देती हैं, सोने के समान बना देती हैं। कवि कह रहे हैं कि प्रातःकाल में जब चारों ओर उषा की लाली फैलना प्रारंभ हुई तो उस लालिमा में हिमालय के जो शिखर थे वो किसके समान प्रतीत हो रहे थे, सोने के समान प्रतीत हो रहे थे। आगे बढ़ा शिशु रवि, जैसे जैसे बालक रूपी सूर्य था वो ऊपर चढ़ने लगा,
जैसे जैसे बालक रूपी सूर्य ऊपर चढ़ने लगा, बदली छवि, वैसे वैसे प्रकृति की छवि थी वो निरंतर क्या हो रही थी, बदल रही थी। प्रकृति के रंगों में निरंतर क्या हो रहे थे, परिवर्तन हो रहे थे। प्रकृति और अधिक निखर रही थी और अधिक सुंदर सुशोभित लग रही थी। देखता रह गया अपना कवि, और कवि उस बदलते हुए प्राकृतिक परिवेश को देखकर इतना मुग्ध हो गया कि वह उस प्राकृतिक सौंदर्य को अपनी पलकों को झपकाए बिना टकटकी लगा करके और उसको लगातार क्या करता रहा, निहारता रहा, उसको देखता रहा। जैसे जैसे शिशु रूपी जो सूर्य था वो आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे प्रकृति के रंगों में भी क्या होता गया, परिवर्तन होता गया। प्रकृति और अधिक सुशोभित हो गई और उस प्रकृति की जादुई जो आभा थी, उस जादुई आभा को कवि था वो अपलक होकर के देख रहा था, टकटकी लगा करके देख रहा था। डर था, कवि के मन में डर समाया हुआ था। प्रतिपल अरूप ये जादुई आभा, कवि के मन में डर समाया हुआ था कि पल पल के अंदर, क्षण क्षण के अंदर प्रकृति में जो रूप परिवर्तन हो रहा है, रंगों में जो परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन है जाए न बिखर कहीं ये समाप्त नहीं हो जाए। क्योंकि कवि प्रकृति के उस स्वरूप पर अत्यधिक मुग्ध हो गया था, प्रकृति के उस सुंदर रूप के ऊपर कवि अत्यधिक मुग्ध हो गया था। इसलिए कवि को ये डर लग रहा था कि ये जो प्रकृति का सुंदर रूप है, ये जो जादुई आभा है, वो कहीं बिखर नहीं जाए, कहीं समाप्त नहीं हो जाए। उषा की लाली में भले हो उठे थे निखरे हिमगिरी के कनक शिखर की। जो हिमालय की बड़ी बड़ी चोटियाँ थी वो प्रातः काल के समय सूर्य की लाल लाल किरणों के कारण किसके समान हो गए थे, सोने के समान हो गए थे। वो सोने के समान जो पर्वत थे, जो शिखर थे, वो कहीं उनकी जो जादुई आभा है वो समाप्त नहीं हो जाए। क्योंकि कवि को वह प्रातः काल का जो दृश्य था, प्रकृति का जो दृश्य था, वह अत्यधिक मनमोहक लग रहा था और कवि लगातार उस दृश्य को अपनी आंखों से निहारना चाहता था, देखना चाहता था। इसी बात का डर कवि के मन में बना हुआ था कि ये जो जादुई आभा है, ये जो सुंदर वातावरण है, वो कहीं मेरी आंखों से समाप्त नहीं हो जाए। तो ये अपनी नागार्जुन की दोनों कविताएं थी वो पूरी हो चुकी हैं। धन्यवाद। जय हिंद।